हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्यूरान पायरॉल थायोफिन के बारे में, इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम जानने जाते हैं इनके एरोमेटिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी के बारे में। कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है 4 नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन पे। पहला क्या है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, इनमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, वो डीलोकलाइजेशन तब पॉसिबल है जबकि सबके सब आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, पी ऑर्बिटल हैं, सब सेम प्लेन में हो। ठीक है, ईच एटम जो भी है वो आपका क्या होगा, प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और लास्ट में इसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हकल रूल को समझने के लिए। जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन में 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई इलेक्ट्रॉन में 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4n+2 = 6। तो n = क्या आएगा, 1 आएगा। अगर n की वैल्यू होल नंबर आ रही है, कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो ये कंपाउंड हमारा क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, इसी तरह हम फ्यूरान पायरॉल थायोफिन का एग्जांपल लेते हैं। तो हम देख रहे हैं फ्यूरान पायरॉल थायोफिन में सन पे क्या है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे 2 है, नाइट्रोजन पे 1 है, सल्फर पे भी आपके 2 लोन पेयर अलग अलग हैं। तो हमको ये मालूम है, हम केवल उस लोन पेयर को काउंट करेंगे जो लोन पेयर हमारे डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व कर रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि जो लोन पेयर पी ऑर्बिटल में है वही डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व कर रहा था और बाकी इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा था, नाइट्रोजन का और सल्फर का भी एक एक लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा था। इस तरह से हम देखेंगे तो इसमें ओवरऑल 2 पाई बॉन्ड के कारण 4 आपके पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और एक लोन पेयर के कारण टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन तीनों में होंगे। इस तरह से n की वैल्यू 1 आएगी, इसलिए सभी के सभी क्या है, आपके एरोमेटिक हैं। अब बात करते हैं इसके एरोमेटिक तीनों कंपाउंड हैं, किसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी किस कंपाउंड की और किसकी कम होगी और ऐसा क्यों है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की है, देन नाइट्रोजन एंड देन सल्फर की है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर को टाइटली होल्ड करेगा, मतलब रिंग के डीलोकलाइजेशन में ईजिली नहीं जाने देगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को एकदम टाइटली होल्ड किए रहेगा ऐसे, ठीक, इसको डीलोकलाइजेशन में नहीं जाने देगा, या जाने देगा तो उतना ईजिली नहीं जाने देगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है तो ये इसके कंपैरिजन में डीलोकलाइजेशन में ज़्यादा ईजिली जाएगा, और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो ये तो डीलोकलाइजेशन में ईजिली चला जाएगा। ठीक है, तो इसी से अगर हम एरोमेटिसिटी देखें तो जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी एरोमेटिसिटी होगी। क्योंकि सल्फर में सबसे ज़्यादा हो रहा है तो इसकी एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा है, देन पायरॉल, देन फ्यूरॉन। दूसरा, थायोफिन के केस में हम देख रहे थे आपके 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इस कारण से भी इसकी एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और फ्यूरॉन की सबसे कम होगी। आ जाते हैं अगले पॉइंट पे कि कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा एरोमेटिक होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। ये चीज़ आप लोग को जाननी चाहिए कि कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। जैसे यहाँ थायोफिन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और फ्यूरॉन सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, एक चीज़ और जानिए कि कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतना ही कम होगी। ठीक है, जैसे ये मैंने शो किया है कि कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना कम होगी। कहने का मतलब है अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम है। ठीक, फॉर एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, जैसे इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये केमिकली इनर्ट होती हैं
और किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। हम काफ़ी केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसको हम इनर्ट कंडीशन में रन करते हैं आर्गन या नियान की प्रेजेंस में, तो ये गैस फॉर्म में है और इसमें हम केमिकल रिएक्शन में जब ले जाते हैं तो ये केमिकली इनर्ट होती है और रिएक्शन में नहीं जाती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल है वो उतना ही ज़्यादा इनर्ट या अनरिएक्टिव है। ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती है। तो यहाँ ठीक उसी तरह से थायोफिन सबसे ज़्यादा स्टेबल था तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। फ्यूरान सबसे ज़्यादा सबसे कम आपका एरोमेटिक था, सबसे कम स्टेबिलिटी थी, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन अगर यही हम बात करें स्टेबिलिटी टूवर्ड्स रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो पायरॉल फ्यूरान थायोफिन में पायरॉल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? पायरॉल की में जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्यूरान के ऑक्सीजन से क्या होती है? कम होती है। कम होने से ये अपने लोन पेयर को टाइटली होल्ड नहीं करता है, इसका लोन पेयर इजीली डिलोकलाइज होता है, रिंग पे इजीली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। कहने का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल हमारी क्या है? एक पॉजिटिव स्पीशीज है, ये रिंग पे तभी अटैक करेगी जब वहाँ उसको इजीली नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो पायरॉल और फ्यूरान के केस में पायरॉल पे हमें नेगेटिव चार्ज इजीली मिल रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पायरॉल की रिएक्टिविटी फ्यूरान से ज़्यादा होगी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थायोफिन की रिएक्टिविटी तो सबसे कम होगी ही होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है। 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बनते हैं, निगेटिव चार्ज के साथ साथ रिंग पे पॉजिटिव चार्ज भी सर्कुलेट होता है। ठीक है, इस कारण इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा किसी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, हक्कल रूल का कैसे यूज़ करेंगे, फ्यूरान पायरॉल थायोफिन में किसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और लास्ट में हम जाने कि अगर इनकी रिएक्टिविटी का हम तुलना करें इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो पायरॉल की सबसे ज़्यादा होती है, देन फ्यूरान की, देन थायोफिन की। ठीक है, ओके।